चलिए तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ये दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है। और मूवमेंट एंड लोकोमोशन को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटन की और उसके बाद हम बात करेंगे मसल्स की। तो पहले हम बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटन की, उसके बाद हम मसल्स की बात करेंगे। स्केलेटन के बारे में हम पढ़ें तो कुछ बातें बोन्स के बारे में आपको पता होंगी। मैंने एनिमल टिश्यूज में आपको पढ़ाई थी कि बोन के 3 हिस्से होते हैं, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस और डायफाइसिस। और बोन में ग्रोथ होती रहती है। विड्थ तो उसकी डायनामिकली बढ़ती घटती है, लेकिन लेंथ एक एज तक बढ़ती है, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाती है, क्योंकि जो एपिफाइसिस हैं वो मेन बोन के साथ फ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए उसके बाद जो बोन की लेंथ है वो नहीं बढ़ती। ऐसी बातें हमने बोन के बारे में करी थी। और बोन में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। बोन्स आर द टिश्यूज विद द सेकंड हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन। फ्रैक्चर्स बहुत जल्दी हील होते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन तो ब्लड की होती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। चलिए एक बार रिफ्रेश कर देंगे, हो सकता है उसके बाद साउंड चला जाए। तो पहले हम पढ़ना तो शुरू करें। चलिए एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो अब हम स्टार्ट करें। अभी भी साउंड आ रहा है? अब बताओ, अभी भी आ रहा है साउंड? अब ओके है? अब नहीं आ रहा? तो तुम लोग लैपटॉप चार्ज नहीं होने दोगे क्या मेरा? अच्छा देखो, अब बताना, फिर से आया तो बताना। अभी फिर से आने लग गया क्या? अब आ रहा है? एक काम करो ना, थोड़ी देर ये साउंड सुनो, फिर मैं लैपटॉप चार्जिंग से हटा दूंगा, वरना अपन क्लास कैसे लेंगे 2 घंटे की। ठीक है, चलो थोड़ी देर बाद हटा देंगे। ठीक है, अभी आप सुनते जाइए। हाँ एक्चुअली मेरे को ना फोन की सेटिंग्स अभी अच्छे से लैपटॉप की देखनी पड़ेंगी, कैसे साउंड बंद हो। तो ठीक है, अभी हम काम चला रहे हैं तो चलने दो। या एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, जब डाउन होने लगेगी बैटरी ज़्यादा तब हम इसको वापस चार्ज पे लगा देंगे। अब बताओ, हटा दिया मैंने, अभी तो नहीं आ रहा? अब ओके हो गया? अब ओके है? अब ओके है तो ओके लिख दो। चलो फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ह्यूमन स्केलेटन के बारे में हम बात कर रहे थे। अगर हम स्केलेटन एज सच देखें तो स्केलेटन 2 तरह के होते हैं, तो आपको पता ही होगा। थोड़ा सा लिख लिख के पढ़ते हैं इसको, बाद में फिर आएंगे। एक्सोस्केलेटन और दूसरा होता है एंडोस्केलेटन। तो 2 तरह के स्केलेटन बॉडी में होते हैं। अब दोनों में क्या फर्क होता है कि जो एक्सोस्केलेटन है, ऑब्वियसली लोकेशन का फर्क तो है। एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट आउटसाइड, जबकि एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट इनसाइड। एक्सोस्केलेटन जो होता है ना वो डेड होता है, जबकि एंडोस्केलेटन जो होता है वो लिविंग होता है। अब जहां तक एक्सोस्केलेटन की बात है, वो मोस्टली एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, जबकि एंडोस्केलेटन हमेशा मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। कभी कभी एक्सोस्केलेटन जो होता है वो भी एक्टोडर्मल होता है, एक्सेप्शन के तौर पे। जैसे मछुए जो कछुआ होता है ना, उसके पीछे तो कैरापेस होती है, कवच, या फिश के स्केल। ठीक है, ये सब जो है ना एक्चुअली मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं, हालांकि ये एक्सोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन। एंडोस्केलेटन का मेन फंक्शन होता है सपोर्ट। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक्सोस्केलेटन के एग्जाम्पल हैं जैसे नाखून, बाल, सींग, चोंच, ठीक है, स्केल्स, कांटे होते हैं कईयों के बॉडी पे, ये सब एक्सोस्केलेटन है। एंडोस्केलेटन का एग्जाम्पल है बोन्स और कार्टिलेज। टाइप ऑफ बोन्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 3 तरह की बोन्स होती हैं, एक्टोडर्मल, सॉरी, कार्टिलेजिनस, मेम्ब्रेनस और सिसमोइड। लैग नो लैग का गेम मत खेलो, मुझे पढ़ाने दो। चलिए, तो कार्टिलेजिनस बोन कार्टिलेज के ऑसिफिकेशन से बनती हैं, डर्मल बोन डर्मिस के ऑसिफिकेशन से, और जो सिसमोइड बोन होती हैं वो बनती हैं टेंडन के ऑसिफिकेशन से। फिर मैंने आपको ये सब पढ़ा रखा है कि सभी लॉन्ग बोन्स जो होती हैं वो कार्टिलेजिनस होती हैं, जो फ्लैट बोन्स होती हैं वो डर्मल होती हैं। ये सब हमने एनिमल टिश्यू में पढ़ा। यहाँ पे हम ना ह्यूमन स्केलेटन के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे हम सीधा ह्यूमन स्केलेटन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ह्यूमन स्केलेटन को अगर हम देखें, सपोज ये किसी की बॉडी है,
ठीक है, तो इसमें ना दो हिस्से हैं। एक तो आप इस वाले हिस्से को देखिए, ये जो पार्ट है ये कहलाता है एक्सियल स्केलेटन। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है हेड, नेक, थोरैक्स और एब्डोमेन। ये कहलाता है एक्सियल स्केलेटन। इसमें हेड, नेक, थोरैक्स और एब्डोमेन आता है। जबकि ये जो है ना अपर लिम्स और ये जो नीचे है लोअर लिम्स, ये कहलाता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन दो पार्ट्स हो गए। हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन किस में आ रहा है? ये एक्सियल स्केलेटन में आ रहा है। जबकि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब ये आते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन में। इसके अलावा अब इन एरियाज को देखिए जिनको मैं येलो से सर्कल कर रहा हूँ, 1, 2, 3 और 4, ये वो एरियाज हैं जहां पर एपेंडिकुलर स्केलेटन एक्सियल स्केलेटन से जुड़ता है। इन्हें हम कहते हैं गर्डल्स। ऊपर वाले दोनों पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल कहलाते हैं, नीचे वाले दोनों पेल्विक गर्डल या हिप गर्डल कहलाते हैं। ठीक है, तो गर्डल्स आर सेट ऑफ बोन्स दैट जॉइन द एपेंडिकुलर स्केलेटन विद द एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, तो गर्डल वो सेट ऑफ बोन है जो एपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ती है। ठीक, अब क्या होता है कि बाद में मैं आपको भी पढ़ाऊंगा कि पूरा जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है ना, इसमें टोटल ना 80 बोन्स होती हैं, पढ़ेंगे हम अभी। जबकि हर एक जो अपर लिम्ब है ना अपना, ये इसमें 30 बोन्स होती हैं, और हर एक जो लोअर लिम्ब है अपना, इसमें भी 30 बोन्स होती हैं। ठीक है, और जो पेक्टोरल गर्डल होता है इसमें दो बोन्स होती हैं, क्लेविकल और स्कैपुला, जो एपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन से ऊपर जुड़ रही है। तो दो लेफ्ट पेक्टोरल गर्डल में और दो जो होती हैं वो राइट पेक्टोरल गर्डल में होती हैं। फिर नीचे पेल्विक गर्डल में मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल यहाँ पे एक हिप बोन होती है, एक इधर और एक इधर। ये जो एक हिप बोन होती है ये एक्चुअली 3 बोन्स के फ्यूजन से बनी है, लेकिन क्योंकि तीनों बोन्स आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल बोन बना लेती हैं, इसलिए संख्या में या नंबर में हम इसे एक ही कहते हैं। तो ऑल्दो देयर आर 3 बोन्स बट दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल बोन। इसको हम हिप बोन या कॉक्सल बोन या इनोमिनेट बोन कहते हैं। तो एक पेल्विक गर्डल में एक ही हिप बोन होती है, दो पेल्विक गर्डल है, ऊपर दो पेक्टोरल गर्डल है, लेफ्ट और राइट। लेकिन जब गर्डल्स को गिनने की बारी आती है तो इनको हम ना एपेंडिकुलर स्केलेटन में गिनते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी बॉडी में टोटल कितनी बोन्स हैं। तो एक्सियल स्केलेटन में तो हम पढ़ेंगे अभी 80 बोन्स होती हैं, जबकि अगर हम देखें कि एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स हैं, तो 4 × 30 ये तो हो गया 120। और जो गर्डल बोन्स हैं वो भी इसी में गिनी जाती हैं। गर्डल बोन कितनी है देखिए, 2 और 2 4, 1 5 और 1 6, है ना, 2 + 2 1 + 1, तो ये हो गई 6। तो एक्सियल स्केलेटन में तो टोटल 80 बोन्स हैं। अगर हम देखें एपेंडिकुलर स्केलेटन में, तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन्स होती हैं। तो इसके हिसाब से अगर टोटल बोन्स देखी जाए तो कितनी हो गई, 80 + 126 यानी कि 206। तो एक एडल्ट में ना 206 बोन होती हैं। कुछ बातें और मैं आपको बताता हूँ। फीटल स्टेज जब होती है ना, तो उसके अंदर 306 बोन्स होती हैं, और एक जो न्यूबॉर्न होता है ना, जो अभी भी पैदा हुआ है, उसके अंदर 270 बोन्स होती हैं। लेकिन 25 ईयर्स के एडल्ट में, एक 25 ईयर एडल्ट में अगर हम देखें तो उसमें सिर्फ 206 बोन्स होती हैं। तो ये बोन्स की संख्या कम होती जा रही है। क्यों? बोन्स गायब होती जा रही हैं क्या? गायब नहीं होती जा रही हैं, वो आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल बोन बना रही हैं। समझ में आई बात? बोन्स जो है अब 206 के बाद अब जितने भी टुकड़े थे ना बोन्स के, वो फ्यूज हो गए हैं। तो अब बोन्स फ्यूज होकर और ज़्यादा एक बोन नहीं बना रही, तो दिस इज द लास्ट। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर नंबर ऑफ बोन्स। तो हम अब बात कर चुके हैं इस टाइप ऑफ स्केलेटन की, हम ह्यूमन स्केलेटन पढ़ रहे हैं। तो हम अपनी पढ़ाई जो ह्यूमन स्केलेटन की उसको स्टार्ट करेंगे, और पहले हम ना एपेंडिकुलर स्केलेटन से पढ़ना सीखेंगे। तो अगर एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन इनको हम देखें कि किसमें कितनी बोन्स हैं, तो इसकी टेबल यहाँ बनी हुई है, और यहाँ पर बोन्स के बारे में भी लिखा हुआ है। एक्सियल में क्या क्या आता है ये आपने देखा, यहाँ ये 4 चीज़ें एक्सियल में आती हैं, जबकि एपेंडिकुलर में अपर और लोअर लिम्ब आती हैं, और बोन्स ऑफ लिम्स एंड गर्डल आती है। यहाँ पर मॉड्यूल में रैबिट के बारे में भी लिखा हुआ है, पर वो आपको अब नहीं पढ़ना है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। ह्यूमन पढ़ना है सिर्फ आपको। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे अपर लिम्ब, एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसको अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ से आपको दिखाता हूँ दोनों चीज़ें। अब यहाँ पे देखो आप, इसमें जो हमने ब्लू से बनाया है वो एक्सियल स्केलेटन है, जबकि जो येलो से आपको दिख रहा है ये एपेंडिकुलर स्केलेटन है। ठीक है, तो एक्सियल और एपेंडिकुलर। तो चलिए पहले
एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं, और एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में हम पहले अपर लिम्ब से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, ये जो अपर लिम्ब है पहले इसको पढ़ेंगे हम। आप इसे आगे और पीछे से देख सकते हैं। अपर लिम्ब की जो फर्स्ट बोन हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये वाली है, इसे कहा जाता है ह्यूमरस। किसी भी बोन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में क्या पता होना चाहिए, तो ये बातें आपको किसी भी ह्यूमन स्केलेटन में जब हम कोई बोन पढ़ते हैं तो हमें बोन के बारे में पता होनी चाहिए। पहला, आइडेंटिफिकेशन, मतलब बोन का फोटो बना आएगा और आपको पहचानना होगा कि ये कौन सी बोन है। ठीक है, दूसरा, उसकी लोकेशन कि वो बॉडी में कहाँ है। तीसरा, उसकी नंबर यानी कि संख्या कि वो कितनी है, एक है, दो है, पेयर्ड है, अनपेयर्ड है ना। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए, मतलब लोकेशन से क्या पता होना चाहिए कि एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है या एपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। दूसरी चीज उसका ऑरिजिन कि वो कार्टिलेजिनस बोन है, कि वो मेम्ब्रेनस बोन है, या वो सेसामाइड बोन है। तीसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि उस बोन के अड़ोस पड़ोस में दूसरी बोन्स जिनके साथ वो मूवमेंट करती है वो कौन सी है, उसके अड़ोस पड़ोस की जो बोन्स है उनके बारे में पता होना चाहिए। चौथी चीज, ये बोन कौन कौन से जॉइंट्स फॉर्म कर रही है और उन जॉइंट्स का टाइप क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। पांचवी चीज, अगर उस बोन पे कोई स्पेशल फीचर है तो वो आपको पता होना चाहिए। जॉइंट्स के टाइप में आपको बाद में बताऊंगा क्या होते हैं। अगर जैसे ना कुछ बोन्स पे कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, किसी पे कोई बोनी प्रोजेक्शन निकला हुआ जिसका कोई विशेष नाम है, बताऊंगा मैं आगे, तो ऐसे स्पेशल फीचर उस बोन पे है तो वो पता होना चाहिए। और लास्टली, उस बोन का फंक्शन। अब फंक्शन तो सभी बोन्स का एक ही होता है, सपोर्ट, तो वो किस एरिया को सपोर्ट कर वो पता होना चाहिए। और कई बोन्स का ना सपोर्ट के अलावा एक फंक्शन और होता है, ब्लड फॉर्मेशन, है ना, बोन मैरो में ब्लड बनता है ना। और कई बोन्स का ना जैसे मेलियस इंकिस्टिस होती है ना कान में, वो हियरिंग में भी हेल्प करती है। तो अगर कोई और फंक्शन भी है उस बोन का तो वो भी आपको होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको हर बोन के बारे में पता होनी चाहिए। इतना अगर आपने हर बोन के बारे में पढ़ लिया तो ये आपका स्केलेटन सिस्टम पूरा हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो बोन पढ़ने जा रहे हैं वो ये वाली है, देखो ह्यूमरस। ये जो अपर लिम्ब की बोन दिख रही है तुम्हें, ये वाली, ये इस बोन का जो डायग्राम एनसीईआरटी में है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये बोन पढ़ने जा रहे हैं हम जिसको ह्यूमरस कहते हैं। अब आपको दिखाई दे ही रहा है कि ह्यूमरस कौन कौन से, ये कार्टिलेजिनस बोन है, दो होती हैं, एक लेफ्ट में होती है और एक राइट में, और एपेंडिकुलर स्केलेटन का हिस्सा है ये, है ना। अब ऊपर ये ह्यूमरस जो ज्वाइंट बना रही है इसको हम कहते हैं शोल्डर ज्वाइंट, और ह्यूमरस नीचे यहाँ पर रेडियस और अल्ना जो बोन होती है उनके साथ जो ज्वाइंट बना रही है इसको कहा जाता है एल्बो ज्वाइंट। तो हमने देखा कि ह्यूमरस का अपर एंड शोल्डर ज्वाइंट बनाता है और लोअर एंड एल्बो ज्वाइंट बनाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ह्यूमरस का फोटो बनाकर आपको दिखाता हूँ। तो हम सबसे पहले ह्यूमरस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक ह्यूमरस जो है वो कुछ ऐसी दिखती है, इस तरह की एक बोन होती है ह्यूमरस। इसमें ये इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है ये इसका हेड कहलाता है। हेड एक स्फीयर की तरह होता है, हाफ स्फीयर की तरह। ये कुछ बोनी प्रोजेक्शंस हैं जिन्हें ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल कहा जाता है। ट्यूबरकल, ट्रोकेंटर, रिज या शाफ्ट, ये सब ट्यूबरकल, ट्रोकेंटर, रिज, ये सब क्या होता है पता है, ये खुरदरे या नुकीले प्रोजेक्शंस होते हैं बोन के ऊपर, जिनका एक ही काम होता है, टू प्रोवाइड अटैचमेंट टू टेंडन्स या लिगामेंट्स। तो मसल्स को या लिगामेंट्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, यही इनका फंक्शन है। तो इसमें दो ट्यूबरकल है, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, कोई नहीं पूछेगा। ये हेड है स्फीयर की तरह, ये हिस्सा जो है इसका ये कहलाता है शाफ्ट। ठीक है, और ये जो लोअर एंड है ये ऐसे बोनी प्रोजेक्शन बना के खत्म हो रहा है, इन्हें कहा जाता है एपिकॉन्डाइल। ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है ये कहलाता है लेटरल एपिकॉन्डाइल, और अंदर की तरफ निकला हुआ है ये कहलाता है मीडियल एपिकॉन्डाइल। प्रोवाइडेड दैट, ये हम ना यहाँ पे राइट ह्यूमरस बना रहे हैं जिसको आप आगे से देख रहे हो, आगे से, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, बोन्स को जब हम पढ़ते हैं ना तो आदमी को ये लिटा देते हैं, लिटा के पढ़ते हैं, तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि जब हम ये लिटा देते हैं तो ये जो वेंट्रल साइड है ना ये ऊपर चली जाती है और डॉर्सल साइड नीचे चली जाती है। तो इसको आगे वाली साइड को इंटीरियर साइड कहते हैं और पीछे वाली को पोस्टीरियर साइड कहते हैं। तो ये वेंट्रल या इंटीरियर साइड है और पीछे वाली पोस्टीरियर। तो राइट ह्यूमरस फ्रॉम इंटीरियर साइड, हम आगे से देख रहे हैं इसको। तो ये हमको हेड दिखा, ये शाफ्ट, ये जो हिस्सा है इसका ये स्फीयर जैसा, ये हेड कहलाता है। बीच में एक छोटी सी नेक भी है, यहाँ पे देखिए ये नेक है और ये शाफ्ट है ना। तो ह्यूमरस का ऊपर वाला हेड जो है ना वो स्कैपुला नाम की एक बोन घुसा होता है, और किस तरह से घुसा होता है देखते हैं। तो स्कैपुला कहाँ है ये देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ, पीछे देखिए आप, ये है स्कैपुला। ये एक फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है। हम लोग ऐसे टेढ़े मेढ़े सो जाते हैं तो पीछे कुबर जैसा नहीं निकल जाता है, तो ये स्कैपुला ही असल में टेढ़ी हो जाती है। तो ये स्कैपुला एक फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है, आप इसे देख सकते हैं, दोनों तरफ होती है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो दो स्कैपुलाज होती हैं, और स्कैपुला के साथ किस तरह से एल्बो जॉइंट बनाता है ह्यूमरस का हेड, ये मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। होता क्या है, एक स्कैपुला ऐसी होती है देखिए, एक फ्लैट ट्रायंगुलर बोन,
तो एक स्कैपुला एक फ्लैट ट्रायंगुलर बोन की तरह होती है, जिसमें एक कप शेप कैविटी निकली हुई है इस तरह की, है ना, और एक ऊपर की तरफ बोनी प्रोजेक्शन निकला है और एक आगे की तरफ निकला है। मतलब मैं यहाँ बनाऊँ अगर तो ऐसी पीछे से देख रहे हैं हम, ये जो ऊपर की तरफ बोनी प्रोजेक्शन निकला है इसे हम कहते हैं कोरेकॉइड प्रोसेस। प्रोसेस में प्रोजेक्शन। ये जो लेटरल साइड में निकला है इसे कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। क्वेश्चन आ जाता है एक्रोमियन प्रोसेस कौन सी बोन में है, तो स्कैपुला में। ये स्कैपुला है, और स्कैपुला में, दोनों के स्कैपुला में लेटरल साइड में किसी ने ऐसे स्कूप करके एक खांचा बना दिया हो, जैसे एक कप शेप कैविटी है ऐसी, यूं इधर भी है और इधर भी है दोनों तरफ। इस कप शेप कैविटी को कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी, और इसी ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर ह्यूमरस का हेड आके घुस जाता है। ये देखिए, ये हमारी ह्यूमरस है, और ह्यूमरस का हेड जो है बॉल की तरह ग्लिनॉइड कैविटी के सॉकेट में ऐसे घुस जाता है, यूं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बाहर क्यों नहीं निकलता, क्योंकि ये लिगामेंट्स की मदद से ऐसे जुड़ा हुआ होता है। तो जो हमारा शोल्डर ज्वाइंट होता है वो एक बॉल एंड सॉकेट की तरह ज्वाइंट होता है, जो स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी और ह्यूमरस के हेड के बीच में बनता है। ठीक है, तो ये तो हो गया शोल्डर ज्वाइंट, यहाँ पर ये लिगामेंट्स की मदद से ऐसे जुड़ा हुआ है। अगर ये शोल्डर में से बॉल जो है सॉकेट से बाहर आ जाए तो इसको डिसलोकेशन बोलेंगे शोल्डर का, मतलब आर्टिकुलर सर्फेसेस एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाए तो ये डिसलोकेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे ये शाफ्ट है, शाफ्ट में खुरदरी सी लाइन होती है, इसे कहा जाता है डेल्टॉइड रिज। डेल्टॉइड रिज सिर्फ ह्यूमरस नहीं होती है, आप कहेंगे इसका फंक्शन क्या है, क्यों होती है ये। यहाँ पर डेल्टॉइड मसल का टेंडन आके इंसर्ट होता है, ऊपर से ना डेल्टॉइड मसल आती है, वो यहाँ आके इंसर्ट होती है। ये हमारे कंधे में जो मसल है यहाँ पे, ये ऊपर ये डेल्टॉइड मसल है, तो डेल्टॉइड मसल का टेंडन यहाँ पे आके इंसर्ट होता है, इसलिए इसको कहा जाता है डेल्टॉइड रिज। क्वेश्चन आ सकता है कि डेल्टॉइड रिज कौन सी बोन में होती है, तो आंसर है ह्यूमरस में होती है, बस यही आपको याद रखना है ना। तो ये हो गया, इस तरह से यहाँ पर डेल्टॉइड मसल है जो एक्रोमियन प्रोसेस से ऑरिजिनेट होकर यहाँ आके खत्म होती है इस पे ह्यूमरस में। इसको हम डेल्टॉइड रिज कहते हैं, इसलिए जहाँ पे अटैचमेंट होता है इस मसल का ह्यूमरस के साथ। ठीक है, तो बस नाम याद रखना है डेल्टॉइड रिज और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ह्यूमरस के लोअर एंड को देखते हैं। आपने देखा ह्यूमरस का जो लोअर एंड था वो तो गुंबद जैसे बोनी प्रोजेक्शन बना के खत्म हो रहा है, ऐसे और ऐसे। इन्हें कहा जाता है एपिकोंडाइल। जो बाहर वाला होता है ये कहलाता है लेटरल एपिकोंडाइल, और जो अंदर वाला होता है ये कहलाता है मीडियल एपिकोंडाइल। तो लेटरल और मीडियल ये एपिकोंडाइल है यहाँ पे। मीडियल एपिकोंडाइल तो आपको फील भी होता है ऐसे, जब आप हाथ को यूँ रखते हैं ना, देखो ये सही पोजीशन है, ये गलत है, दोनों हथेलियाँ आगे देखनी चाहिए, ये सही पोजीशन है ना, यानी दोनों थंब कहाँ होने चाहिए, बाहर, बाहर मतलब लेटरल में, और दोनों छोटी उंगलियां कहाँ होनी चाहिए, अंदर, अंदर मतलब मीडियल में। तो जब हम ऐसे रखते हैं तो ये बाहर की तरफ वाला लेटरल एपिकोंडाइल, अंदर की तरफ वाला मीडियल, और ये बाहर वाला लेटरल। मीडियल एपिकोंडाइल का हमको फील भी होता है ऐसे। इसके पीछे से ना हाथ की मसल्स के लिए अल्नर नर्व निकलती है, यहाँ से जारी होती है इसके पीछे से मीडियल एपिकोंडाइल के। तो कभी कभी है ना अल्नर नर्व पीछे से ऐसे दबती है ना, तो मीडियल एपिकोंडाइल से दब जाती है वो, तो एकदम हाथ में करंट लगता है, ऐसे लगा कभी। तो ये मीडियल एपिकोंडाइल है और ये लेटरल है ना। तो इस तरह से ह्यूमरस का हेड है, बस ह्यूमरस के बारे में इतना याद रखना है। अब हम देखेंगे ह्यूमरस का लोअर एंड क्या करता है। ये जो ह्यूमरस है ना, इसका लोअर एंड, इसके नीचे दो बोन्स होती है, रेडियस और अल्ना, तो उन दोनों बोन्स को भी हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ फिर से राइट ह्यूमरस बना रहा हूँ, सपोज ये हमारी राइट ह्यूमरस है, इसको हम आगे से देख रहे हैं। तो क्या लेटरल एपिकोंडाइल और ये अंदर वाला हो गया मीडियल एपिकोंडाइल। आपको ये डायग्राम भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखो ये ह्यूमरस दिख रही है आपको, ये अंदर वाला है, ये मीडियल एपिकोंडाइल है, और ये जो बाहर वाला है ये इधर, ये लेटरल एपिकोंडाइल है। तो इसके नीचे दो बोन दिख रही होंगी आपको, रेडियस और अल्ना। ये बाहर की तरफ अंगूठे की तरफ लेटरल में रेडियस है और अंदर अल्ना है। ठीक है, तो इनको हम बनाते हैं यहाँ पे किस तरीके से, ये रेडियस और अल्ना है यहाँ पे। ह्यूमरस के निचले सिरे पे आप देखिए, ये मीडियल एपिकोंडाइल और ये लेटरल एपिकोंडाइल है। यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर भी हैं, ट्रोक्लिया, कैपिटुलम, ओलिफेनॉन फोसा, कोरोनाइड फोसा, ये सब आपको याद नहीं रखने हैं, अब इतना कुछ आता नहीं है, पहले मैं पढ़ाता था, तो अब इसको इतना याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है।
क्योंकि अब बिल्कुल ही एनसीईआरटी बेस्ड लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि ह्यूमरस के लोअर एंड पर दो बोन होती हैं, रेडियस और अल्ना, और किस तरह से ये जुड़ती हैं इसको देख लेते हैं हम। तो लेटरल साइड में ना यहाँ पे एक बॉल जैसा प्रोजेक्शन होता है कैपिटुलम, तो इसके नीचे यहाँ पर अल्ना, इसके नीचे यहाँ पे रेडियस होती है। तो रेडियस देखिए किस तरह की बोन है, ये हिस्सा रेडियस का हेड है। मतलब मैं ओवर बर्डन नहीं करूंगा आपको, जो चीज़ नहीं आएगी वो पढ़ा के सिर्फ वही पढ़ेंगे जो आ सकता है। ये रेडियस का हेड है जैसे, और ये रेडियस का शाफ्ट है। रेडियस का जो हेड है वो ऐसा है डिस्क की तरह, जिसकी ऊपर वाली सरफेस ऐसी है कॉनकेव, और इसकी कॉनकेविटी में ह्यूमरस का ये कैपिटुलम नाम का कॉन्वेक्स पोर्शन ऐसे घुसा हुआ होता है, बॉल एंड सॉकेट। और ये यहाँ पे ना लिगामेंट्स की मदद से इस तरह से जुड़ी हुई होती है। तो ये ऐसे घूम सकती है, जैसे ना यूँ रखी हुई है ना ये, मतलब ऐसे ह्यूमरस का निचला सिरा यूँ रखा हुआ है रेडियस के हेड में, तो रेडियस ऐसे घूम सकती है ना। तो ये तो बॉल एंड सॉकेट जैसा जॉइंट है, पर आपको तो अच्छे से पता है कि एल्बो जॉइंट पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो है नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दूसरा जॉइंट है अल्ना और ह्यूमरस के बीच का, वो एक्चुअली हिंज है। वो कैसे है उसको भी देख लेते हैं हम। अल्ना बहुत अजीब सी बोन है, ये इसका ऊपर फ्लैट पोर्शन है जिसको हुड ऑफ द अल्ना कहते हैं। फिर ये इसका शाफ्ट है। तो अल्ना जो होती है इसमें एक बोनी प्रोजेक्शन निकला हुआ है ऐसा, और एक यहाँ पे निकला हुआ है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना अल्ना का, ये कहलाता है ट्रोक्लिया। ये इस तरह की होती है अल्ना, देखो मेरा हाथ, ये तो हो गया शाफ्ट या बॉडी, ये ऊपर हुड है अल्ना का। इसमें ऊपर की ओर जो लंबा बोनी प्रोजेक्शन निकला है ये कहलाता है ओलेक्रोनॉन प्रोसेस, और ये छोटा वाला जो आगे निकला है ये कहलाता है कोरोनॉइड प्रोसेस। तो ये जो यहाँ पे एक पुली शेप स्ट्रक्चर होता है ट्रोक्लिया, उसके अंदर ही फिट हो जाता है। सपोज ये ह्यूमरस की ट्रोक्लिया है, तो इसमें अल्ना ऐसे फिट हो जाती है। अब अल्ना ऐसे ऐसे हो सकती है। तो ये ऊपर वाला ओलेक्रोनॉन प्रोसेस जब पीछे ना, जब हाथ को ऐसे एक्सटेंड करते हैं ना, तो ये ओलेक्रोनॉन प्रोसेस पीछे जाके यहाँ ह्यूमरस के पीछे गड्ढा होता है ओलेक्रोनॉन फोसा, उसमें घुस जाता है। तो हाथ ऐसे हम एक्सटेंड कर लेते हैं, फिर हाथ को ऐसे फ्लेक्स करना होता है ना, तो ओलेक्रोनॉन प्रोसेस ओलेक्रोनॉन फोसा से बाहर आ जाता है। और आगे यहाँ पे एक प्रोसेस निकला है कोरोनॉइड प्रोसेस, वो आगे ह्यूमरस में पाए जाने वाले कोरोनॉइड फोसा में घुस जाता है, एल्बो ऐसे फ्लेक्स हो जाती है। नहीं आएगा नीट में, मत घबराओ। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इस वजह से, इस ओलेक्रोनॉन प्रोसेस की वजह से जो अल्ना में होता है ना, ये अल्ना को ऐसे एक्सटेंड करते हैं ना, तो पीछे ऐसे घुस जाता है ये यहाँ ह्यूमरस के ओलेक्रोनॉन फोसा में। तो इसकी वजह से अल्ना और ह्यूमरस के बीच का जॉइंट है ना, वो बस एक साइड में मुड़ सकता है ऐसे, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, यानी इसको ना हिंज जॉइंट कहते हैं, दरवाजे का कब्जा होता है ना जैसा, तो उसकी वजह से ये एक हिंज जॉइंट है। तो ह्यूमरस और अल्ना के बीच का जॉइंट हिंज है। अब ये दोनों जॉइंट मिलकर एल्बो जॉइंट कहलाते हैं। तो दरअसल एल्बो जॉइंट में भाइयों बहनों दो जॉइंट्स हैं। कौन कौन से दो जॉइंट्स हैं? एक ह्यूमरस और रेडियस का, और एक ह्यूमरस और अल्ना का। ये दोनों जॉइंट मिलकर एल्बो जॉइंट बनाते हैं। और क्योंकि ये वाला जॉइंट तो ज़्यादा मोबाइल है, ह्यूमरस और रेडियस वाला, लेकिन ये जॉइंट कम मोबाइल है, कौन सा? ह्यूमरस और अल्ना वाला। तो इस जॉइंट की जो कम मोबिलिटी है वो इस जॉइंट के लिए भी रिस्ट्रिक्शन बन जाती है ना, ये लिमिटिंग फैक्टर बन जाती है। तो दोनों साथ में मिलकर उतना ही मूवमेंट करेंगे जितना ये वाला जॉब करेगा, यानी कौन सा जॉइंट? ह्यूमरस और अल्ना के बीच का जॉइंट। इसलिए यहाँ पर ये मूवमेंट होता है ना, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। देखो एल्बो जॉइंट पे बस यही मूवमेंट हो सकता है, फ्लेक्शन और ये एक्सटेंशन। तो ये जो मूवमेंट है ये फ्लेक्शन और ये एक्सटेंशन, ये बाइसेप मसल है, इसमें कॉन्ट्रेक्शन से फ्लेक्शन होता है। पीछे यहाँ ट्राइसेप मसल है, उसमें कॉन्ट्रेक्शन से एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो बस दो ही मूवमेंट है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये जो दो मूवमेंट है, बाकी मसल्स वाले सर बताएंगे आपको अच्छे से, है ना। तो सही बात है, तो ये एल्बो जॉइंट पे होते हैं। तो एल्बो जॉइंट पे सिर्फ क्योंकि दो ही मूवमेंट हो सकते हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, इसलिए एल्बो जॉइंट को हम हिंज जॉइंट कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एल्बो जॉइंट इज ए हिंज जॉइंट बिकॉज, और उसमें ऑप्शन आते हैं जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस रेडियस एंड अल्ना इज ए हिंज, जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड रेडियस इज ए हिंज, जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना इज ए हिंज, या जॉइंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना इज ए हिंज। तो आप क्या आंसर लगाएंगे? एल्बो जॉइंट हिंज जॉइंट क्यों है? ह्यूमरस और रेडियस के बीच का जॉइंट हिंज है। दूसरा ऑप्शन ह्यूमरस और अल्ना के बीच का जॉइंट हिंज है। तीसरा ऑप्शन ह्यूमरस रेडियस और अल्ना तीनों के बीच का जॉइंट हिंज है। या चौथा रेडियस और अल्ना के बीच का जॉइंट हिंज है। क्या लगता है आपको, चारों में से क्या आंसर है? ए ऑप्शन है बिटवीन ह्यूमरस एंड रेडियस, बी है बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना, तीसरा है बिटवीन ऑल थ्री बोन्स, चौथा है रेडियस एंड अल्ना। व्हाई इज एल्बो जॉइंट अ हिंज जॉइंट? व्हाई इज एल्बो जॉइंट अ हिंज जॉइंट? गधों, इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, सो रहे हो क्या? एल्बो जॉइंट इज अ हिंज जॉइंट बिकॉज द जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना इज अ हिंज। अब तुम्हारा प्लेनेट का नाम थोड़ी पूछा है मैंने, तो सी ऑप्शन लगा रहे हो। अरे अभी यही तो पढ़ा रहा था, नींद में हो क्या तुम लोग? ये पूरा जॉइंट एक हिंज जॉइंट की तरह क्यों बिहेव करता है? क्योंकि ह्यूमरस और अल्ना के बीच का ये जो जॉइंट है ना, ये हिंज है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो पोल में ट्रू बोलो, और अभी भी नहीं समझ में आया तो फॉल्स। ये जॉइंट हिंज है, इसलिए पूरा जॉइंट हिंज की तरह बिहेव करता है। चलो आ गया, चलो भाई। तो अब
ये तो हो गया। तो मतलब मैं इतनी देर से कह रहा हूँ कि एल्बो जॉइंट पे बस यही मूवमेंट हो सकता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन फ्लेक्शन एक्सटेंशन। फिर मैं कहूँगा अगर सिर्फ एल्बो जॉइंट पे सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन वाला ही मूवमेंट हो सकता है, तो सर ये जो मूवमेंट है देखना, ये कहाँ हो रहा है? पहले तो इन मूवमेंट्स को कहते क्या है? इन मूवमेंट्स को कहते हैं प्रोनेशन और सुपिनेशन। और ये ना एल्बो जॉइंट पे नहीं होते हैं। तो भाई एल्बो जॉइंट पे नहीं हो रहे हैं तो ये कहाँ हो रहे हैं भैया? क्या ये रिस्ट पे हो रहे हैं? नहीं। अगर मैं रिस्ट को ऐसे पकड़ दूं ना तब भी ये ऐसे ऐसे घूमेगा, देखो। शोल्डर पे हो रहे हैं? नहीं। इसका मतलब एल्बो जॉइंट के नीचे यहाँ एक और जॉइंट है, जस्ट बिलो द एल्बो जॉइंट देयर इज अनदर जॉइंट हियर, है ना। यहाँ पर देखो, ये जो जॉइंट है ना जस्ट बिलो द एल्बो जॉइंट, ये वाला जॉइंट, इसे कहा जाता है रेडियो अल्नर जॉइंट। यहाँ हो रहे हैं मूवमेंट। तो एक और जॉइंट जो यहाँ पर है, ये है रेडियो अल्नर जॉइंट। और ये ना पाइवट जॉइंट है। पाइवट जॉइंट क्या होते हैं ये हम जब जॉइंट्स पढ़ेंगे तब बताऊंगा। और ये जो रेडियो अल्नर जॉइंट है ना, इस पे हो रहे थे ये मूवमेंट। कौन से मूवमेंट? प्रोनेशन सुपीनेशन। एल्बो जॉइंट पे तो कौन सा मूवमेंट हो रहा था? सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ठीक है, तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन तो एल्बो जॉइंट पे हो रहा था जो कि हिंज है, जबकि रेडियो अल्नर जॉइंट पे ये प्रोनेशन सुपीनेशन मूवमेंट हो रहे हैं। देखो, ये प्रोनेशन है और ये सुपीनेशन। प्रोनेशन देखिए, सुपीनेशन, प्रोनेशन सुपीनेशन। कैसे याद रखेंगे? मतलब ये जो एल्बो ये है ना, ये रेडियस, इसका लोअर एंड देखो अंदर आ जाता है। ये अल्ना तो स्टैटिक रहती है, रेडियस घूम के अंदर आ जाती है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, किंग्स प्रोनेट। और तुम सब रिवीजन वाले हो क्या यहाँ बहुत सारे? क्योंकि मेरे अलावा ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। अगर आप पहले बोल रहे हो तो आप मेरे स्टूडेंट हो, इसका मतलब। देखो, हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं, तो ये आपको बातें कोई बताएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे बेरोजगार हैं बेचारे जो अपना परिवार चलाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो उनके पास इतना टाइम है, कुछ काम तो आपको नहीं पढ़ाएंगे ऐसे। मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, मेरे को ना तो कोई नौकरी की चिंता है ना कमाने धमाने की। तो मैं आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहा हूँ, जिंदगी में आपके काम आएगा, है ना। तो देखिए, प्रोनेशन सुपीनेशन, किंग्स प्रोनेट, बेगर्स सुपीनेट। प्रोनेशन, किंग्स प्रोनेट, सुपीनेशन, बेगर्स सुपीनेट। चलो भाई, तो आगे पढ़ते हैं। हमने प्रोनेशन और सुपीनेशन के बारे में बात करी, ठीक। अब ये रेडियस ना ऐसे घूम के देखो, रेडियस अल्ना है ना, रेडियस ऐसे घूम के अंदर आ जाती है अल्ना के। मतलब रेडियस और अल्ना ये दोनों तो ऐसे घूम जाती है रेडियस। देखो ना, आप खुद फील करो। आप अंगूठा जो कि लेटरल में था वो मीडियल में आ गया है। अंगूठा जो कि लेटरल में था वो मीडियल में आ गया, छोटी उंगली बाहर निकल गई लेटरल में, है ना। तो प्रोनेशन सुपीनेशन देखो, दिखाता हूं मैं। ये वाला फोटो देखो कंकाल का, ये हाथ अंदर मुड़ रहा है ना, इसको देखो। ये या फिर ये वाला देखो, ये तो मुड़ ही गया, ये आधा मुड़ा है, ये पूरा मुड़ गया, है ना। तो रेडियस अंदर आ जाएगी जबकि रेडियस बाहर होती है। ये तो बोल ना रेडियस, ये ऐसे अंदर आ जाएगी इधर। चलो, आप समझ गए, इतना काफी है। तो हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे प्रोनेशन और सुपिनेशन वाले मूवमेंट्स होते हैं। अब हम आते हैं ह्यूमरस के लोअर एंड पे, यानी यहाँ पर होती है कलाई, यानी कि रिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे दो बोन्स होती है। हाँ, प्रोनेशन सुपिनेशन का वीडियो पड़ा हुआ है अपना। एक्चुअली अभी क्या है कि ना, मैं अपना अनअकैडमी की नहीं पढ़ हिसाब से मैं आपको, हम लोग अभी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल वगैरह आपको नहीं दे सकते हैं, और हम आपको यूट्यूब वाला लिंक भी यहाँ पे नहीं दे सकते हैं अपने पर्सनल चैनल का। तो इसलिए आपको खुद वो जो मेरा चैनल है ना, एड बायोलॉजी एजी सर, उस पर आप जाके देख सकते हो, है ना। क्या जरूरत है यार, मैं कोई यूट्यूबर थोड़ी हूँ। मैंने तो सिर्फ वीडियो इसलिए डाल रखे हैं कि ना आप लोग खुद जाके ढूंढ के देख लो उन वीडियो को। मुझे कौन सा वहाँ पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाना है? नहीं, मुझे को यूट्यूब से कमाना थोड़ी है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाओगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा प्रोनेशन सुपिनेशन का। यहाँ भी मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। मेरा मेन पढ़ाने का मकसद ये है कि जो बच्चे कोटा नहीं आ सकते या दूर दूर से हैं, उन सबको अच्छी एजुकेशन मिल जाए, जो सच में पढ़ना चाहते हैं, जो इमोशंस के लिए नहीं जी रहे हैं, जो पढ़ने के लिए जी रहे हैं, तो उन तक टीचर्स पहुंच जाए, इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं। और यू हैव टू बी इन द सिस्टम टू इम्प्रूव द सिस्टम। अगर मैं सिस्टम से बाहर निकल जाऊंगा तो बेरोजगारों का और ठग लोगों का कब्जा हो जाएगा इस कोचिंग के सिस्टम पे। फिर वो लोग बस पढ़ाएंगे लिखाएंगे कुछ नहीं, इमोशंस और फालतू बातें ही करते रहेंगे। तो इसलिए मुझे सिस्टम में रहना होगा अभी, ताकि मैं उन्हें एक्सपोज करता रहूँ और पता चलता रहे, ताकि वो भी पढ़ाएं, वरना वो ये भी नहीं पढ़ाएंगे। मैंने तो बहुत लोगों को पढ़ाना सिखाया है, यहाँ पे सुधार दिया, उनको कुछ भी नहीं पढ़ाते थे, बच्चों का टाइम बर्बाद कर देते थे, करियर बर्बाद हो जाता था। लेकिन अब वो सब पढ़ पढ़ के देख के जाते हैं कि यार ये इतना पढ़ा रहे तो हमको भी पढ़ाना पड़ेगा। तो भले ही आप मजबूरी में आए हो, बेरोजगारी में आए हो, लेकिन अब आप बच्चों के साथ तो खिलवाड़ मत करो। तो मेरे रहने से प्रेशर बनता है, सबको पढ़ाना पड़ता है ना। तो आप भी पढ़ो, आप भी अपना करियर बनाओ डॉक्टर बनने के लिए, जैसे वो बना रहे हैं। तो सब आते हैं मेरी क्लास में, तो सुनते जाइए। तो ये एक मेन रीजन है, वरना तो इतने डॉक्टर मैंने बना दिए कि अभी बहुत वक्त लगेगा मेरे
जितने डॉक्टर्स मेरे इंडिया में स्टूडेंट है उसका 50% भी किसी और को पहुंचने के लिए बहुत वक्त लगेगा। 50%, आधे भी। यहाँ पे सचिन और विराट जैसा केस नहीं है कि अब सचिन के 100 से तो विराट के भी होने वाले हैं। बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है, चिंता मत करो। तो आगे बढ़ते हैं। यार मैं क्या अपनी तारीफ में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, चलो पढ़ाते हैं। तो यहाँ देखिए जो नीचे वाला ये जो एंड है इसको हम रिस्ट कहते हैं यहाँ। तो यहाँ पे ना 8 बोन्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है कार्पल्स। तो चलिए हम कार्पल्स के बारे में बात करते हैं। मैं आपको ये 8 कार्पल्स दिखाता हूँ। ये देखो हाथ का फोटो अगर हम देखें, सही बात है, मैं तो तब से पढ़ा रहा हूँ जब यूट्यूब ही नहीं था, यूट्यूब बाद में आया भैया। चलो तो ये कार्पल्स के 2 फोटो मैं आपको दिखाता हूँ हाथ के यहाँ पे। तो जैसा मैं बता रहा था, ये देखिए आप, ये रेडियस और अल्ना के नीचे, यहाँ देखो ये रेडियस है, ये इधर अल्ना है, ठीक है। हाथ को, राइट हैंड को हम ऐसे पीछे से देख रहे हो ऐसे। तो यहाँ पे ना 8 बोन्स होती हैं जिन्हें कार्पल्स कहा जाता है। ये देखो ये 8 मीडियम से लेटरल गिनेंगे इनको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो, 2 रोज में 8 कार्पल बोन्स होती हैं। यहाँ भी आपको दिख रही है, प्रॉक्सिमल रो में और ये डिस्टल रो में। तो इन 8 कार्पल्स को बनाने के लिए मैं हाथ बनाऊंगा यहाँ पे, और राइट हैंड ही बनाऊंगा, पर ऐसे नीचे गिरता हुआ जैसे यहाँ बना है ना। तो यहाँ पे 8 कार्पल बोन्स किस तरह से, ये देखिए इसी में बना देता हूँ नीचे। चलो 1 2 3 4 और 5 6 7 और 8। तो ये 8 कार्पल बोन्स 2 रोज में होती हैं। ये प्रॉक्सिमल रो है और ये वाली जो है ये डिस्टल रो है, ठीक है। 8 कार्पल्स 2 रो में। नंबरिंग हमेशा थंब की तरफ से होती है, और हाथों में जो थंब है वो लेटरल होते हैं। तो नंबरिंग होती है लेटरल से मीडियल यानी रेडियस की तरफ से। और इन 8 कार्पल्स के नाम है स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम और पिसिफॉर्म। नाम याद नहीं रखने, मतलब पता होना चाहिए कि भाई ये 8 बोन्स हैं, ठीक है। फिर भी नाम याद रखना चाहे तो प्रॉक्सिमल रो की 4 कौन सी हैं, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम। ये सब जो एंथ्यूज के बच्चे हैं जो नर्चर में ऐसे पढ़ चुके हैं, ये चिल्ला चिल्ला के आपको मेरे द्वारा बताए गए बहुत सारे ट्रिक्स यहाँ पर रिवील करते रहेंगे। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। ऐसे भी याद कर सकते हैं, शी लुक्स टू प्रिटी। ये वाला सबको याद हो गया ना, आगे बढ़ बढ़ के लिख रहे हैं सब, ट्राई टू कैच हर। यहाँ लिख रहे हैं ना आगे बढ़ बढ़ के, याद रखो पीछे उसके पिताजी भी आ रहे हो, तुम्हारी हड्डी भी तोड़ देंगे। बोन का फ्रैक्चर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बोन्स का जो फ्रैक्चर है वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो बोन बचा के रखना अपनी, बस याद रखना, कोशिश मत करना। चलो तो अभी ये हो गया है ना, इसने लता टिंडे पका, टिंडे तो कच्चे हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये 8 कार्पल बोन्स। अब कार्पल तो ये रही, इसके बाद ये हथेली आ जाती है। देखो हथेली में ये जो 5 बोन्स आपको दिख रही हैं ये कहलाती हैं मेटाकार्पल्स। इनकी भी नंबरिंग लेटर से मेरी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। इनके नाम मेटाकार्पल ही होते हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी, ठीक है। ये देखो 1, यहाँ देखिए 1 2 3 4 और 5। यानी हम अगर इस डायग्राम को आगे बढ़ाएं और यहाँ देखें, सपोज ये रेडियस है और ये यहाँ अल्ना है, तो इसके नीचे तो ये 8 तो कार्पल्स है यहाँ, 4 प्रॉक्सिमल रो में और 4 डिस्टल रो में। कार्पल्स के बाद यहाँ पे 5 मेटाकार्पल्स हैं, 1 2 3 4 और 5। ये 5 है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल के बाद फिर आती हैं फैलेंजेस। अंगूठे में सिर्फ 2 ही हैं और बाकी सब उंगलियों में 3-3 फैलेंजेस हैं, ठीक है। छोटी उंगली में भी 3 है। तो फैलेंजेस की भी नंबरिंग अंगूठे की तरफ से ही होती है, हाथों में अंगूठे लेटरल हैं तो लेटर से मिडिल नंबरिंग होगी। तो अंगूठे में 2 और बाकी सब उंगलियों में 3-3 फैलेंजेस होती हैं। तो फैलेंजियल फार्मूला होगा 2 3 3 3 3, ठीक है। ये हो गया फैलेंजियल फार्मूला। तो चलिए यहाँ पे देखिए आप, ये मेटाकार्पल्स और ये फैलेंजेस, यहाँ पे देखो 1 2, बाकी सब में 1 2 3 1 2 3, ये फैलेंजेस हो गई, ठीक है। तो ये है फैलेंजेस।
तो अब जो फैलेंजेस हैं कितनी हो गई देखिए, गिनिए 14। मेटाकार्पस कितनी है 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। कार्पल कितनी है 8। तो एक अपर लिम्ब में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, चलो गिनते हैं। रेडियस अल्ना ये एक एक है, और ऊपर ह्यूमरस भी एक है। तो 14 प्लस 5 19 प्लस 8 27 प्लस एक 28 और एक 29 और ऊपर एक ह्यूमरस 30। तो हर एक अपर लिम्ब में कितनी बोन्स हैं, तो आंसर है 30। तो 30 बोन्स आपको समझ में आई कौन कौन सी हैं, इनके नाम भी आपको समझ में आया। तो हमने अपर लिम्ब पढ़ा और हमने देखा कि हर एक अपर लिम्ब में 30 बोन्स होती हैं। ठीक है, अपर लिम्ब पूरा हो गया है। अब हम बात करेंगे लोअर लिम्ब की। तो ह्यूमरस 1, रेडियस अल्ना 2, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फेरेंजिस 14। चलो ये अपर लिम्ब पूरा हो गया है। अब हम देखते हैं लोअर लिम्ब को। स्कैपुला अपर लिम्ब की बोन नहीं है, वो गर्डल की बोन है। तो ह्यूमरस के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है यहाँ। अब हाइंड लिम्ब के बारे में बात करते हैं, लोअर लिम्ब के बारे में। लोअर लिम्ब में अगर हम देखें बोन्स को, तो मैं एक बार फिर आपको एक फोटोग्राफ यहाँ पे दिखाता हूँ। इसमें ढूंढते हैं हम लोअर लिम्ब की बोन्स। ये देखिए, तो जो जांघ में आपको दिख रही है थाई में, ये कहलाती है फीमर। ठीक है, ये बोन कहलाती है फीमर, है ना। ये हमारी बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और हैवीएस्ट बोन है। इसका ऊपर वाला सिरा यहाँ पर हिप बोन के साथ, ये देखिए हिप बोन है ना, इसके साथ ये हिप जॉइंट बना रहा है। इस जॉइंट को हम हिप जॉइंट कहते हैं। इधर भी बन रहा है, उधर भी बन रहा है। और नीचे वाला जो सिरा है ये देखो, ये नी जॉइंट बना रहा है टिबिया के साथ। नीचे एक और बोन दिख रही है यहाँ पे, फिबुला। तो हिप जॉइंट ऊपर और नी जॉइंट नीचे बना रहा है। ये दोनों जॉइंट बॉल एंड सॉकेट, सॉरी ऊपर वाला बॉल एंड सॉकेट होता है। हिप जॉइंट देखते हैं इस जॉइंट को हम कैसे है ये। तो फीमर के बारे में पढ़ते हैं हम। तो फीमर को अगर हम देखें, फीमर का स्ट्रक्चर मैं यहाँ बनाता हूँ। देखो हिप बोन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। सपोज ये एक हिप बोन है, ये एक हिप बोन है, और इस हिप बोन में एक कप शेप कैविटी होती है इस तरह की, जिसे कहा जाता है एसिटाबुलम। तो हिप बोन में एक कप शेप कैविटी है, इसे हम एसिटाबुलम कहते हैं। और इस कप शेप कैविटी यानी एसिटाबुलम में फीमर का हेड वाला पोर्शन ऐसे घुसा हुआ होता है। ऐसी होती है फीमर, देखिए ये इसका हेड है, ये इसकी नेक है, और ये इसका शाफ्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखिए ऐसी है फीमर। ये हेड जो एक बॉल की तरह है, फिर एक नेक वाला पोर्शन है, और इसमें दो खुरदरे उभार आपको दिख रहे होंगे, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इन्हें हम ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल कहते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है, तो वही, इनका फंक्शन तो टेंडन्स और लिगामेंट्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये कोई खास और फंक्शन है नहीं इनका। और ये वाला हिस्सा जो होता है, इसको हम कहते हैं शाफ्ट। और नीचे वाला सिरा दो मोटे मोटे गुंबद जैसे कंडाइल बना के खत्म होता है। ये जो बाहर वाला है, ये लेटरल कंडाइल कहलाता है, और अंदर वाला जो है वो मीडियल कंडाइल कहलाता है। तो ये लेटरल कंडाइल और ये मीडियल कंडाइल। ठीक है, इस तरह की होती है फीमर, स्ट्रॉन्गेस्ट लार्जेस्ट और हेवीएस्ट बोन। तो फीमर का जो हेड है वो ऐसे एसिटाबुलम नाम की हिप बोन की कैविटी में घुसा हुआ है, बॉल एंड सॉकेट इस तरीके से। इस कैविटी को हम एसिटाबुलम कहते हैं, जिसमें फीमर का हेड घुसा हुआ है। बाहर क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि लिगामेंट्स की मदद से ये यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये अपनी जगह पे रहता है। ठीक है, तो ये हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिप जॉइंट। मोस्ट मोबाइल वैरायटी ऑफ जॉइंट है ये। इसके बाद नीचे वाले हिस्से में अगर हम देखेंगे, यहाँ शोल्डर जितना ही, ये और शोल्डर सबसे मोबाइल वैरायटी है ना। तो नीचे वाला जो सिरा है फीमर का, ये नीचे वाला सिरा अपना पूरा वेट जो है यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। ये नीचे दो बोन होती है, टिबिया और फिबुला। तो उनको देखते हैं किस तरह से होती है। तो फीमर का मैं लोअर एंड बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं फीमर का लोअर एंड यहाँ पे बनाऊँ, तो ये देखिए राइट फीमर है सपोज ये, और ये इसका लोअर एंड है। तो इसमें दो कंडाइल दिख रहे हैं आपको, ये मीडियल और लेटरल।
यहाँ नीचे दो बोन है, टिबिया और फिबुला। ये टिबिया है और ये इधर यहाँ पे फिबुला है। तो टिबिया जो है ना, फीमर का सारा वेट टिबिया पे ट्रांसफर होता है। ये टिबिया के कॉन्डाइल है। फीमर के कॉन्डाइल ऊपर देखिए, लेटरल कॉन्डाइल, मीडियल कॉन्डाइल। नीचे देखिए, ये टिबिया का लेटरल कॉन्डाइल और ये मीडियल कॉन्डाइल। तो यहाँ पे लिगामेंट्स की मदद से ऐसे जुड़ा हुआ होता है ये जॉइंट। तो फीमर का सारा वेट टिबिया पर ट्रांसफर हो जाता है। फिबुला इधर होती है। तो आपने देखा फिबुला वेट बियर नहीं करती। फिबुला टिबिया के साथ यहाँ एक अलग जॉइंट बना के जुड़ी होती है। इस जॉइंट को हम टिबियो फिबुलर जॉइंट कहते हैं। तो इसका मतलब ना तो फिबुला नी जॉइंट में पार्टिसिपेट करती है और ना ही वो वेट बियर करती है। वो नीचे बस यहाँ पे जो एंकल जॉइंट है ना, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो फीमर का सारा वेट किस पे आता है? टिबिया पे। तो जो नी जॉइंट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है फिबुला और वेट भी बियर नहीं कर रही है, तो तीसरी बोन कौन सी है जो नी जॉइंट में पार्टिसिपेट करती है? क्योंकि नी जॉइंट में 3 बोन होती है, फीमर, टिबिया, और तीसरी का नाम है पटेला। लार्जेस्ट सिसमॉइड बोन ऑफ द बॉडी, नी कैप या पटेला, जो ऐसे आगे यहाँ पर होती है। तो तीसरी बोन ये है, पटेला। फीमर, टिबिया और पटेला। जो पटेला है ना, वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी सिसमॉइड बोन है। असल में 2 ही सिसमॉइड बोन होती है, प्रीटी यानी पिसिफॉर्म, जो मैंने पहले हाथ में बताई थी वो, और दूसरी है पटेला। तो पटेला बड़ी होती है ना। तो पटेला को ना चारों तरफ से लिगामेंट्स इस तरह से पकड़ के रखते हैं, तो ये नी कैप की तरह काम करती है। फंक्शन क्या है पटेला का? फीमर और टिबिया के बीच का जो जॉइंट है ना, ये हिंज जैसा जॉइंट है। ये आगे नहीं मुड़ सकता, पीछे मुड़ सकता है। आगे पटेला है, पर पटेला की वजह से ये हिंज नहीं बना है। ये अपने आप ही हिंज है। फीमर और टिबिया ऐसे लॉक हो जाते हैं और ये जॉइंट जो है वो हिंज जॉइंट रहता है। तो फिर ये पटेला का क्या फंक्शन है? नी कैप। जैसे मोटरसाइकिल रेसर, साइकिल रेसर, ये सब लोग नी कैप पहनते हैं ना घुटनों में, क्योंकि जब हम गिरते हैं सबसे पहले घुटनों में लगती है और पटेला फ्रैक्चर हो जाती है। तो पटेला हमारे साइनोवियल जॉइंट्स को बचा रही है, नी कैप नी जॉइंट्स को प्रोटेक्ट कर रही है। और पटेला ना फूट जाए इसलिए इसके ऊपर से नी कैप पहननी पड़ेगी। ठीक है, तो पटेला ना फूट जाए इसलिए पटेला के ऊपर से हम नी कैप पहनते हैं। कुछ लोगों को दिमाग को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, तो ये फंक्शन है इसका। तो ये फीमर, टिबिया और पटेला मिलकर नी जॉइंट बनाते हैं। अब टिबिया और फिबुला के निचले सिरे को देखते हैं। यहाँ जैसे हाथ में 8 कार्पल बोन थी ना, तो ऐसे पैर में ना टार्सल बोन्स होती है। पर टार्सल जो है वो 7 होती है, 8 नहीं। तो किस तरह से टार्सल होती है वो समझाने के लिए मैं यहाँ पर जैसे पैर बना रहा हूँ। सपोज मैं पैर बनाता हूँ यहाँ पे, चलो। ये अंगूठा है और ये बाकी उंगलियां हैं। ठीक है, तो मीडियल साइड से हम राइट लेग को देख रहे हैं, मीडियल साइड से, अंगूठे की साइड से। ठीक, तो यहाँ पे आपको पता है ये पटेला के बाद ये यहाँ पे टिबिया है। यहाँ तो ये तो हो गई टिबिया। फिबुला कहाँ है? फिबुला, फिबुला स्क्रीन के अंदर है, पीछे है फिबुला इसके। ठीक है, चलो ये पैर बन गया ऐसे, है ना। तो इसमें यहाँ पर 3 कार्पल है, 3 टार्सल। जैसे पैरों में, हाथों में कार्पल थी, पैरों में टार्सल है। 3 टार्सल तो प्रॉक्सिमल रो में है, ये देखिए, और 4 टार्सल जो है वो डिस्टल रो में है। अभी 7 टार्सल 2 रोज में अरेंज है यहाँ पे, इन्हें हम टार्सस कहते हैं। देखो सबसे ऊंचे वाली ये वाली जो है इसको कहते हैं टैलस, लेकिन सबसे बड़ी वाली जो है ये कहलाती है कैल्केनियम। और जो तीसरी वाली है इसका नाम है नेविकुलर। तो प्रॉक्सिमल रो में तो ये 3 है। डिस्टल रो की बात करें तो डिस्टल रो में 4 है। पहली 3 जो है इसमें से कॉमा शेप है, तो कॉमा शेप होने की वजह से उन्हें कहा जाता है क्यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये है फर्स्ट क्यूनिफॉर्म, सेकेंड क्यूनिफॉर्म और थर्ड क्यूनिफॉर्म। चौथी का नाम होता है क्यूबॉइड। तो 7 टार्सल 2 रोज में अरेंज होती हैं। कार्पल्स के कंपैरिजन में टार्सल ज्यादा मोटी और भारी होती है। बताओ क्यों? क्योंकि टार्सल्स को वेट बियर करना है। जो बोन जितना ज्यादा वेट बियर करती है वो उतनी ही मोटी और भारी हो जाती है। तो कार्पल के कंपैरिजन में टार्सल्स जो है ज्यादा मोटी और भारी है। कैसे पता लगाते हैं? पुराने जब खुदाई करते हैं, किसी जानवर का स्केलेटन मिलता है, तो हमें कैसे पता चलता है कि जानवर 2 पैरों पर चलता था, 4 पैरों पर? सोचो, अगर किसी जानवर के कार्पल हल्के हो और टार्सल भारी हो, तो इसका मतलब वो 2 पैरों पर चलता था।
लेकिन अगर किसी के कार्पस और टार्सस ऑलमोस्ट सेम वेट के हो तो वो 4 पैरों पर चलता है, और अगर किसी के कार्पल भारी हो और टार्सल हल्के हो, ऐसा कोई जानवर अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, यूट्यूब पे मिल सकता है। चलो, तो ये 7 टार्सल हैं जो 2 रोज में अरेंज हैं। इसके बाद दोस्तों आती है मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स 5 हैं, वही नंबरिंग होगी मीडियल से लेटरल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो टार्सल के बाद 5 मेटाटार्सल्स, 7 टार्सल और उसके बाद 5 मेटाटार्सल। मेटाटार्सल के बाद आती हैं फैलेंजेस। अंगूठे में सिर्फ 2 ही फैलेंजेस होती हैं और बाकी सब उंगलियों में 3-3, क्योंकि नंबरिंग अंगूठे की तरफ से होती है। हालांकि हाथों में अंगूठे लेटरल थे, पैरों में जो अंगूठे हैं वो कैसे होते हैं, वो मीडियल होते हैं। ठीक है, लेकिन नंबरिंग अंगूठे की तरफ से ही होती है, तो फैलेंजियल फार्मूला वही रहता है 2 3 3 3 3। सोचो किसी फीमेल में अगर अंगूठे हाथों की तरह लेटरल हो, पैरों के अंगूठे मीडियल ना हो के लेटरल, फालतू की बातें बहुत पता है तुम्हें। तो जैसा मैं कह रहा था आपको कि ये हो गया हमारा फेरेंजियल फार्मूला। तो फेरेंजिस कितनी है भाइयों, फेरेंजिस है 14, मेटाटार्सल कितनी है 5, टार्सल कितनी है 7। तो गिनते हैं, चलो पढ़ लो भैया, सादिया सही कह रही है, अंगूठे लेटरल में होना जरूरी नहीं है चुड़ैल होने के लिए। सही बात, नॉर्मल अंगूठे भी हो सकते हैं। अच्छा भाई चलो पढ़ लेते हैं। तो 14 + 5 19 और 7 26। तो ये तो यहाँ हो गए, उसके बाद टिबिया और फिबुला देखो 27 और 28। ठीक है, 27 और 28 टिबिया और फिबुला, फिर ऊपर पटेला आएगी, पटेला 29 और फीमर 30। समझ में आई बात। ठीक है, तो एक लोअर लिम्ब में कितनी बोन्स होगी बताओ, 30 होगी। एक ये रही, देखो एक ये फीमर पटेला टिबिया फिबुला, 1 2 3 4, तो ये हो गई, एक 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 और एक, 4 ये हो गई। 7 क्या है टार्सस, 5 मेटाटार्सस और 14 फैलेंजेस, हो गई 30। 14 + 5 19 और 7 26, 27 28 29 30। तो हर एक लोअर लिम्ब में कितनी बोन्स होती हैं, तो आंसर है 30। सो ईच लोअर लिम्ब हैज गॉट 30 बोन्स। ये देखिए, टिबिया और फिबुला वाले रीजन को शैंक रीजन कहते हैं। तो टोटल 30 बोन्स, नाम याद रखना है। तो भाइयों अपर लिम्ब भी हो गया और लोअर लिम्ब भी हो गया। अब हम बात करेंगे हिप बोन्स की। मैं नेटवर्क को स्विच करूंगा फास्ट नेटवर्क पे, तो 1 मिनट का ब्रेक है, 1 मिनट में मैं नेटवर्क स्विच करके वापस आ रहा हूँ। हम लोग वापस आ गए हैं और अब फास्ट नेटवर्क पे आ गए हैं। तो एक बार और चेक करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो थम्स अप कर दो। चलो आवाज आ रही है, अच्छी बात है। तो वी आर ऑन फास्टर नेटवर्क नाउ। कुछ नेटवर्क इश्यूज थे जिसको हमने ठीक कर लिया है अब। चलो भाई स्टार्ट करें आगे। तो हमने अपर लिम्ब पढ़ा, हमने लोअर लिम्ब पढ़ा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फीमर भी हो गया है। एक छोटी सी बात लोअर लिम्ब के बारे में आपसे मैं पूछता हूँ, कभी कभी क्लासिफिकेशन में पूछ लेते हैं।
आपने देखा होगा कि हमारा जो पैर मैंने बनाया था, उस पैर के नीचे आर्क दिख रहा था आपको। पैर के नीचे आर्क क्यों होता है? देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये पैर के नीचे आर्क दिख रहा है आपको ये, तो पैर के नीचे आर्क क्यों होता है ऐसे? आपने स्पोर्ट शूज के नीचे भी ऐसा आर्क देखा होगा, और जिनका फ्लैट फुट होता है ना, उनको आर्मी या पुलिस में डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। चलो इसका जवाब ढूंढते हैं। आपने देखा है दुनिया जहान में जितने भी पुल होते हैं ना, वो सारे पुल ऐसे होते हैं, ऐसे यूं जा रही है गाड़ी। और अगर ऐसे नहीं भी होते ना, अगर ऐसे होते ना पुल, तो उनके नीचे ऐसी डिजाइन जरूर होती है, आर्चेस प्रेजेंट होते हैं ऐसे। और अगर फिर भी अगर नहीं सर हमने तो फ्लैट पुल हैंगिंग ब्रिज भी देखे हैं जिनके नीचे कुछ होता ही नहीं, तो उनके ऊपर जो रस्सियां होती है ना, उन रस्सियों की जो लेंथ होती है जिससे वो ब्रिज झूल रहा होता है, वो रस्सियों की लेंथ भी एक आर्क के शेप में होती है, उल्टा आर्क, है कि नहीं? क्योंकि इसमें तो पुल लग रहा है ना ऊपर, इसमें तो नीचे से फोर्स लग रही है, इसमें ऊपर से फोर्स लग रही है, तो ये आर्क क्यों होता है पैर के नीचे? कभी भी आपने ऐसा फ्लैट पुल नहीं देखा होगा। फ्लैट ब्रिज अगर होगा तो क्या हो जाएगा, सोचिए। अगर कोई ब्रिज ऐसा है फ्लैट, तो पता है क्या होगा, जितना लोड इसके पिलर्स पे पड़ेगा ना, उतना ही सेंटर में पड़ेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये जो ब्रिज है ना, ये बीच में से टूट जाएगा यहाँ से, क्योंकि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो गया है। लेकिन इसमें क्या होता है, इस ब्रिज में देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड्स। पिलर पे तो ज़्यादा लोड रहता ही है, सेंटर पे भी जो लोड पड़ रहा है ना, वो थोड़ा थोड़ा पिलर्स की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, तो इसलिए ये ब्रिज ज़्यादा स्टेबल है। ऐसा ब्रिज तो कभी नहीं देखा होगा ऐसा, उसमें भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड होता है, लेकिन उल्टा, वो जरूर टूटेगा। ठीक है, तो पहले क्या था, हम लोग चार पैरों पर चलते थे। जब हम चार पैरों पर चलते थे तो फ्लैट फुट होता था हमारा, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब हम दो पैरों पर चलने लगे तो एरिया डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, समझ रहे हैं ना? जब हम चार पैरों की जगह दो पैरों पर चलने लगे तो एरिया डिक्रीज हो गया, तो प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो अब इस प्रेशर के लोड को अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए आर्चेस डेवलप हुए। तो टिबिया का जो वेट है वो पीछे कैल्केनियम और आगे मेटाटार्सल पे ट्रांसफर होता है। अगर फ्लैट फुट होगा ना, तो जो वेट टिबिया से आ रहा है, बॉडी वेट नीचे टेलस पे, वो सीधा यूं गिरेगा नीचे वेट। तो यहाँ के जो लिगामेंट है ना, टार्सल्स के और मेटाटार्सल्स के, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड की वजह से लिगामेंट टियर हो सकते हैं, मोच आ जाएगी पैर में, जोर से कूदेगा अगर कोई, ज्यादा वक्त खड़ा भी नहीं रह सकता वो, क्योंकि फ्लैट फुट है। लेकिन आर्क होने की वजह से जो लोड है वो पीछे कैल्केनियम और आगे मेटाटार्सल पे ट्रांसफर हो जाता है, तो इससे हम ज्यादा देर खड़े रह सकते हैं, और जोर से कूदेंगे तो मोच आसानी से नहीं आएगी। मोच आना मतलब ये जो लिगामेंट है यहाँ पे, ये लिगामेंट टियर नहीं होंगे, है ना? तो ये तो इसके बारे में बात हुई। नो, इसलिए आर्चेस होते हैं पैर के नीचे, तो ये क्लासिफिकेशन का पॉइंट हो गया भाई। ओनली इरेक्ट एनिमल हैव आर्चेस बिलो देयर फुट, जो दो पैरों पे चलते हैं। बताओ, हाथी बहुत भारी जानवर है, क्या हाथी के पैरों के नीचे आर्क होगा? नहीं। आर्क किसके पैरों के नीचे? ह्यूमंस, एवीज, बर्ड्स के पैरों के नीचे, ह्यूमंस के पैरों के नीचे, और एक जानवर और है जिसके पैरों के नीचे आर्क होता है, कैंगारू। तो उसके भी पैरों के नीचे आर्क है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसलिए होते हैं आर्चेस बिलो द फुट। कई लोगों को आज तक समझ में नहीं आया ये कंगारू का चक्कर क्या है। अरे बता देना यार, छोड़ो ना, क्या बताना, तुम लोग को जब प्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो पता लग जाएगा। हाँ, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, और हम गर्डल्स के बारे में बात करते हैं। पहले पेक्टोरल गर्डल और बाद में पेल्विक गर्डल। तो पहले पेल्विक गर्डल पढ़ लेते हैं, नीचे हिप गर्डल के बारे में बात कर लेते हैं, बाद में पेक्टोरल गर्डल पढ़ेंगे। तो हम फीमर के बारे में पढ़ रहे थे। हेड ऑफ द फीमर हिप बोन के अंदर घुसा हुआ होता है। हिप बोन दिखाता हूँ कैसी होती है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये जो बोन आपको दिख रही है, ये एक हिप बोन है। ये दूसरी हिप बोन है। तो ये दो हिप बोन होती हैं, एक इधर और एक इधर, पर ये एक हिप बोन ना तीन बोन्स के फ्यूजन से बनती हैं। तो ये तीन बोन कौन कौन सी हैं वो बताने के लिए मेरे को ये हिप बोन्स यहाँ पे बनानी पड़ेंगी। ये देखिए, पीछे की दीवार तो आपने देखा है पेल्विस की, ये सैक्रम बना रही है,
इसमें 5 वर्टिब्रा फ्यूज होकर एक सिंगल बोन बनाते हैं, और उसके बाद ये छोटी सी कॉक्सिक्स है यहाँ पर, इसमें 4 वर्टिब्रा फ्यूज होकर एक सिंगल बोन बना लेते हैं। अब लेटरल साइड में दोनों तरफ, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, पीछे तो सैक्रम थी, ये कॉक्सिक्स है, पर लेटरल साइड में एक हिप बोन है, और एक हिप बोन ना 3 बोन्स के फ्यूजन से बनी है। ये एक हिप बोन है, जैसे इधर ये दूसरी हिप बोन है, तो एक हिप बोन में 3 हिस्से होते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये ILIUM इलियम कहलाता है। ये नीचे वाला जो हिस्सा आपको यहाँ दिख रहा है, ये ISCHIUM इस्चियम कहलाता है। और एक हिस्सा यहाँ आगे है, यो इधर भी है और इधर भी है, ये प्यूबिस कहलाता है। तो एक हिप बोन ना 3 बोन्स के फ्यूजन से बनती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। दोनों तरफ के प्यूबिस आगे जहां आपस में जुड़ते हैं जिस जॉइंट पे, उसे हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। मतलब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, मैं अपने हाथों से समझाता हूँ इसको। जैसे ये देखिए, पीछे यहाँ सैक्रम है, ये वो मेरा मोबाइल है, ये सैक्रम है। तो ये जो 2 हिप बोन आ रही है ना लेफ्ट और राइट से, ये हिप बोन्स है, ठीक। तो यहाँ पीछे सैक्रम है, यहाँ पे सैक्रम है मान लो, तो एक राइट हिप बोन एक लेफ्ट हिप बोन, ऐसे होती है 2 हिप बोन्स। ये देखिए, ये हिस्सा इनका इलियम है, ये छोटी उंगली वाला हिस्सा प्यूबिस है, और ये पीछे जो अंगूठे दिख रहे हैं ना, ये इस्चियम है। तो ये देखिए, दोनों तरफ की लेटरल वॉल, पीछे की दीवार तो सैक्रम और कॉक्सिस बना रही है, लेटरल वॉल दोनों तरफ इलियम बना रही है, और आगे वाली दीवार प्यूबिस बना रही है, और आगे वाली है, और नीचे की तरफ ये इस्चियम है, अंगूठे। और प्यूबिस से प्यूबिस जहाँ जुड़ता है, इसे प्यूबिक सिम्फाइसिस कहा जाता है। और प्यूबिस और इस्चियम के बीच में छेद नजर आ रहे हैं आपको, ये छेद कहलाते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। इससे गोनेडल आर्टरी, वेन वगैरह आती जाती है सब। तो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन ना सिर्फ मैमल्स में ही होते हैं। तो 3 बोन्स मिलकर, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम, ये मिलकर बनाती हैं हिप बोन्स। तीनों आपस में फ्यूज हो गई होती हैं और एक सिंगल बोन कहलाती है, जिसको हम कॉक्सल बोन या इनोमिनेट बोन भी कहते हैं। तो एक हिप बोन का नाम ही कॉक्सल बोन है या इनोमिनेट बोन है, और एक हिप बोन 3 बोन्स के फ्यूजन से बनती है, ठीक है। अब तीनों बोन्स के फ्यूजन पॉइंट पे, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम, तीनों के फ्यूजन पॉइंट पे, इलियम है जैसे ये वाला हिस्सा है ना, आप देख सकते हैं एक कप शेप कैविटी है ये, इसे एसिटाबुलम कहा जाता है। इसी एसिटाबुलम में फीमर का हेड ऐसे घुसा हुआ होता है, ठीक है। इधर भी, और दोनों तरफ फीमर का जो हेड है वो ऐसे घुसा हुआ होता है। तो फीमर का हेड दोनों तरफ एसिटाबुलम नाम की कैविटी के अंदर इस तरह से घुसा हुआ है। चलिए, और यहाँ लिगामेंट्स की मदद से जुड़ा हुआ है। अब होता क्या है कि एक ये जो है ना, वेट बियरिंग देखिए आप, तो सैक्रम का सारा मतलब वर्टिकल कॉलम हमारा वेट बियर करता है ना, वर्टिकल कॉलम का वेट सैक्रम पे आता है, सैक्रम से ये वेट इलियम पे जाता है, इलियम से ये वेट फीमर पे चला जाता है, इस तरफ ऐसे और दूसरी तरफ ऐसे। तो ये जो इलियम और सैक्रम के बीच का जॉइंट होता है, यानी इलियोसैक्रल जॉइंट, ये इमूवेबल वैरायटी ऑफ जॉइंट होता है, क्योंकि इसका काम होता है सपोर्ट देना, क्योंकि ये वेट को ट्रांसफर करना है, ठीक है। और हिप बोन के नाम तो मैंने आपको बता ही दिए। मैं आपको और फोटोग्राफ्स में पेल्विस दिखाता हूँ, कुछ और फोटोग्राफ है हमारे पास। ये देखिए, इसमें आप इलियम, प्यूबिस और इस्चियम देख सकते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं, और ये डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो बोन आपको दिख रही है पीछे, ये तो सैक्रम है, ठीक है। फिर ये छोटी सी यहाँ पे कॉक्सिक्स है, ये इलियम है, ये वाला हिस्सा प्यूबिस है,
और ये नीचे वाला हिस्सा ये इस्चियम है, ठीक है। इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। प्यूबिस से प्यूबिस का जॉइंट प्यूबिक सिम्फाइसिस कहलाता है। दोनों तरफ की प्यूबिस जहां आपस में फ्यूज होती हैं, इस जॉइंट को हम प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। ऑप्यूलेटर फोरामेन आपको यहाँ दिख ही रहे हैं। तो होता क्या है कि फीमेल के अंदर ये जो डायमीटर है पेल्विस का, ये इंटरनल डायमीटर, ये मेल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, ये वाला भी और ये पीछे से आगे वाला भी। क्यों क्यों ये दोनों डायमीटर फीमेल में मेल से ज्यादा होते हैं? क्योंकि फीमेल में यहाँ यूट्रस इनलार्ज होगा तो फीटस होगा यहाँ पे, तो फीमेल पेल्विस के जो इंटरनल डायमीटर है वो मेल पेल्विस से ज्यादा होते हैं। याद रखें, देखो ये पेल्विक कैविटी है, ये ज्यादा वाइड होती है किसके केस में? फीमेल के केस में, एज कम्पेयर टू मेल्स ये फीमेल में ज्यादा वाइड होती है। तो इंटरनल डायमीटर ऑफ पेल्विस, ये देखिए ये जो डायमीटर है, ये कप शेप कैविटी दिख रही है आपको, ये एसिटाबुलम है, इसी में दोनों तरफ फीमर के हेड ऐसे घुसे हुए होते हैं। तो आपको तो बस इतना याद रखना है कि इंटरनल डायमीटर ऑफ पेल्विस, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन वो सब नीट में अब नहीं आती हैं तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ, जितना आता है बस इतना बता रहे हैं। तो इंटरनल डायमीटर ऑफ पेल्विस जो है ये फीमेल में मेल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान फीटस को सपोर्ट करने के लिए। चलिए, तो ये मैंने ना आपको हिप बोन के बारे में बताया। तो पेल्विक, एक पेल्विक गर्डल में ना एक हिप बोन होती है, एक इधर और एक इधर। पेल्विस में टोटल कितनी बोन्स है? पेल्विस में टोटल 4 बोन्स है, राइट हिप बोन, लेफ्ट हिप बोन, सैक्रम और कॉक्सिक्स। सैक्रम 5 वर्टिब्रा के फ्यूजन से बनी है, कॉक्सिक्स 4 वर्टिब्रा के फ्यूजन से। क्या हुआ? डाउट्स डाउट्स इतने सारे डाउट्स हैं क्या? चलो फिर मैं एक काम करता हूँ, डाउट्स मैंने खोल दिए हैं, रेज हैंड भी खोल दिया है, तो आप लोग अपने डाउट्स पोस्ट करो यहाँ पे, तब तक हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों ये था यहाँ पे पेल्विस और पेल्विक गर्डल के बारे में। अब हम पेल्विक गर्डल तो पढ़ लिया हमने, पेक्टोरल गर्डल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले डाउट्स आज ले लेते हैं क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डाउट्स डाउट्स बोल रहे हैं। तो पेक्टोरल गर्डल से हम अगले क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। 27 लोगों ने एक डाउट को, 28 लोगों ने एक डाउट को अपवोट किया है, ऐसा क्या डाउट है यार ये? चलो देखते हैं। Sir, from 5 months, past 5 months, I've been feeling suffocation during sleeping. It doesn't happen regularly, but it happens during, like my whole throat area gets blocked just for 3 to 5 seconds. लोकल हॉस्पिटल कह रहा है एंजाइटी डिसऑर्डर, क्वाइट पॉसिबल। तुम्हें पता थोड़ी चलता है कि तुम स्ट्रेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जनरली ये एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। फिर भी आप एक बार एक ईएनटी वाले से चेक करवा लो, आप पता नहीं आपने किससे चेक करवाया डॉक्टर से, अगर कोई अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई स्वेलिंग है तो वो बता देंगे, ठीक है। तो ये तो कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं। तो दिखा लो एक बार एम्स में, ईएनटी में दिखाना, और किसी डिपार्टमेंट में दिखाने से कोई फायदा नहीं हुआ। चलिए, तो ये हो गया किडनी डोनेशन के टाइम। मैं आपको इम्यूनिटी में पढ़ाऊंगा कि क्यों क्लोज रिलेटिव को कंसीडर करते हैं, है ना। फिर भी मैं कह रही, किडनी डोनेशन के टाइम क्लोज रिलेटिव को ही कंसीडर करते हैं तो फिर किडनी बेचने वालों का काम कैसा चलेगा? चलेगा मेरा जी, क्योंकि आजकल अपने ही अपनों के काम नहीं आते, क्लोज रिलेटिव ही धोखा दे जाते हैं। तो क्या करें, फिर किडनी खरीदनी पड़ेगी। रिश्तेदार कभी काम आते हैं, रिश्तेदार सिर्फ आपकी, आपको पता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो परेशान करने आएंगे, बेटा कैसी चल रही है पढ़ाई, इस साल तो सिलेक्शन हो ही जाएगा ना, कितने मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे, देखो उनकी तो इतनी अच्छी रैंक आई थी। आपका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो ये रिश्तेदार आपको खा जाएंगे। आपके माँ बाप कुछ कहीं ना कहीं ये मतलब ये अभी से आपको डॉक्टर बुलाना शुरू कर देते हैं। और अगर हो गया ना आपका सिलेक्शन तो भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। कितनी रैंक आई सर? मामा फूफा जी 500, उनकी तो 50 आई थी उनके लड़के की, तो मतलब इन्हें चैन नहीं है, नहीं होएगा तो भी प्रॉब्लम है, हो जाएगा तो फिर मतलब आपकी अगर AIR 1 भी आ जाए ना पूरे इंडिया में, तो भी फूफा जी आके क्या बोलेंगे पता है आपको? बेटा कौन सी रैंक आई? अब तो 1 के ऊपर तो कुछ होता नहीं है, तो बोला AIR 1 आई है फूफा जी। तो हाँ आजकल पेपर इजी आने लग गया है नीट का, पहले तो हार्ड आता था AIPMT का, इसलिए आ गई होगी 1। मतलब इन्हें फिर भी चैन नहीं है। और इनका खुद का बेटा तो कॉमर्स में भी फेल हो रहा है 3 साल से, वो नहीं दिख रहा है इनको। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो हम वापस पढ़ाई पे आते हैं। किडनी कहाँ से देंगे रिश्तेदार, ये तो बस स्ट्रेस देते हैं आजकल, और स्ट्रेस देने के लिए तो HLA मैचिंग भी जरूरी नहीं है। चलो भाई अगला डाउट, इसमें PCT और DCT के एरो समझा दीजिए। जो एरो बाहर निकल रहे हैं ट्यूब से, जो एरो ट्यूब से बाहर निकल रहा है वो है रीएब्जॉर्प्शन, और जो एरो ट्यूब के अंदर आ रहे हैं वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। समझ में आया नहीं आया? तो ट्यूब में नेफ्रॉन के अंदर जा रहा है एरो या बाहर जा रहा है? जैसे ऊपर जो लिखे हुए हैं ये रीएब्जॉर्प्शन है,
और जो नीचे लिखे हुए हैं ये सिक्रीशन है। क्वेश्चन हम करा